हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट पीजी एंड यूजीसी नेट लॉ एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the chief exponents of the theory of consent regarding the basis of international law। हमारे ऑप्शंस हैं जेलिंक फेनविक, बी ऑप्शन इज जेएल ब्रायरली केल्सन, सी ऑप्शन इज अंजेलोटी ट्राइपल ओपेनियम, डी ऑप्शन इज ग्रोटियस वेटल पुफेंड्रॉफ। So what is the answer to this question, guys? The answer is C option, that is Angelotti, Triple and Openium are the chief exponents of the theory of consent regarding the basis of international law. Our next question is match the items of list 1 and list 2 and choose the correct answer from the code given below। ठीक है, हमें लिस्ट दी हुई है और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। सो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा इंडिया रिकॉग्नाइज्ड चाइना। सो कब कौन सी स्टेट ने ठीक है कब रिकॉग्नाइज किया था, तो वो हमने मैच करना है। इंडिया ने कब चाइना को रिकॉग्नाइज किया था, ए का ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को 30 दिसंबर 1949 को। बी ऑप्शन इज इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्पेन। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्पेन इन विच ईयर, इन द ईयर ऑफ 2 मई 1956। बी का ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट हमारा है इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंबोडिया इन 1 अप्रैल 1975। डी ऑप्शन इज इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश। इसका आंसर आएगा 6 दिसंबर 1971। सी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट लॉ एग्जाम के लिए एंड एलएलएम एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। सो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लेना, और अगर आपको एक या दो भी इनमें से आते हैं फिर भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ये आपका स्कोर ज़्यादा करेंगे एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकॉर्डिंग्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर द अफर्मेटिव vote of 9 members of the Security Council, including the permanent members, is necessary for all important matters। ठीक है, हमें आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल यूएन चार्टर का कहता है। ठीक है, जो वोट है 9 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की, अफर्मेटिव वोट की ज़रूरत होती है फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर्स। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 43, आर्टिकल 51, आर्टिकल 27। सो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। ठीक है, आर्टिकल 27। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द अफर्मेटिव वोट ऑफ the 9 members of the Security Council is necessary for all the important matters। Next question is under which of the following articles of the United Nations the General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions। हमारे options हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22। So what is the answer? The answer is आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि जो जनरल असेंबली है इट में इस्टेब्लिश सब्सिडियरी ऑर्गन्स इस्टेब्लिश कर सकती है एज ए डीम, जो अगर उसको लगता है कि दैट आर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अगेन ये लिस्ट वाला क्वेश्चन है, लिस्ट दी हुई है और हमें मैच करना है। ठीक है, कौन सा सेक्शन किससे डील करता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, राइट्स कमीशन। सो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 21। हमारा नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस इज गिवन इन सेक्शन 12। ठीक है, बी का आएगा सेकंड। सी ऑप्शन है हमारा फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका आंसर क्या है हमारा? सेक्शन 3। लास्ट हमारा ऑप्शन है प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज गिवन इन सेक्शन 10। सो क्या हो गया आंसर हमारा? ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The UN Commission on Human Rights was established in 1946 by हमारे ऑप्शंस हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो द आंसर इज जनरल असेंबली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइपल एंड अंजेलोटी आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। हमारे ऑप्शंस हैं मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ड्यूअलिज्म। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following juries deny legal character of international law?
हमारे ऑप्शंस हैं हेब्स, पुफेंड्रॉफ, ओपेनियम, स्टार्क। सो व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ पुफेंड्रॉफ। ठीक है, दिस ज्यूरिस्ट डिनाई लीगल कैरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। लेट्स सी आवर 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ व्यूड दैट देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज एनी कम्युनिटी दैट हैज़ इन फैक्ट एक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटहुड। हमारे ऑप्शंस हैं ओपेनियम, लॉटरपाच, फिलिप सी, जेसप, Angelotti. So what is the answer? The answer is Lauterpacht. So he has viewed that there is a legal duty होती है on the, ठीक है, जो existing states हैं उनके ऊपर legal duty होती है recognize करने की किसी भी community को जिसने characteristics acquire कर लिए हो statehood के. So B is the answer to this question. Let's see our last important question. A base convention is associated with which of the following conventions on? हमारे ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन फोना एंड फ्लोरा। बी ऑप्शन इज़ द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। And C option is climate change. D option is protection of the ozone layer. So what is the answer? The answer is, guys, B option, that is the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal. So these are हमारे ये 10 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट PIL सब्जेक्ट पे। और भी वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, यू कैन सी दोज वीडियोस ऑल्सो। सी जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है इस पे MCQs को ठीक है प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें ये सब्जेक्ट ऐसा है जब तक आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एंड ये जो सब्जेक्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर LLM एंट्रेंस एग्जाम एंड UGC नेट लॉ एग्जाम, काफ़ी आते हैं उसमें क्वेश्चंस। सो स्कोर अच्छा करने के लिए, रैंक अच्छे करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।